नमस्कार दोस्तों। इतिहास दर्शन एवं लेखन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, अवश्य करिए। ऐतिहासिक स्रोत क्या है, पहले समझते हैं ऐतिहासिक स्रोत। स्रोत का मतलब है कि जहाँ से हम कुछ ले रहे हैं, कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, वो स्रोत। और ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित है, जो पुरातन है, जो प्राचीन है या जो अतीत से संबंधित है। तो ऐतिहासिक स्रोत को हम किसे कहेंगे? ऐतिहासिक स्रोत तो जिन तथ्यों और घटनाओं को ऐतिहासिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक स्रोत। और ये ऐतिहासिक स्रोत हमें अलग अलग स्थान से प्राप्त होते हैं। इनको इतिहासकार एकत्रित करते हैं और फिर उनका अनुसंधान करके इतिहासकार इतिहास लेखन करते हैं। इन स्रोत या जहाँ से ऐतिहासिक सामग्री को संग्रहित किया जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि ऐतिहासिक स्रोत से ऐतिहासिक सामग्री को संग्रहित किया जाता है और फिर उन ऐतिहासिक सामग्री से अनुसंधान किया जाता है। किसके द्वारा? इतिहासकारों द्वारा, या जो इतिहास पर अनुसंधान करते हैं वो, और उनके द्वारा वो अपना इतिहास लेखन करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो ये साहित्य, स्मारक, सिक्के, वस्तुएं आदि आदि कई रूपों में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही है। साहित्य को भी हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, स्मारकों को भी कहते हैं, सिक्के या कोई पुरानी वस्तु है उन्हें भी हम ऐतिहासिक स्रोत कहेंगे। मोटे तौर पर ऐतिहासिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत को हम दो रूपों में देखेंगे या दो भागों में बांटेंगे। साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक और पुरातात्विक क्या होता है? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत एक एक देखते हैं अपन कि साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत जो लिखित में है, किताब, कविता या किसी की प्रशंसा, प्रशस्ति, किसी भी रूप में हो सकता है। जो लिखित साहित्य है वो साहित्य लिखित रूप में जो किताब के रूप में उपलब्ध है या पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, वो सारे साहित्यिक स्रोत हैं। और साहित्यिक स्रोत प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं और कई बार तृतीयक भी होते हैं। हमें उन प्राथमिक और द्वितीय को समझने के लिए तृतीयक साहित्यिक स्रोत की भी जरूरत पड़ती है। तो तीनों को हम देखते हैं कि क्या होता है। प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं, द्वितीयक साहित्यिक स्रोत कौन से हैं और तृतीयक साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। प्राथमिक साहित्यिक स्रोत की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक साहित्यिक स्रोत ही होते हैं इतिहास के अनुसंधान की दृष्टि से। तो वे तथ्य या वे स्रोत जो मूल रूप से संग्रहित है, क्या कहलाएंगे? प्राथमिक स्रोत। यानी कि जिसे किसी प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा हो, किसी प्रत्यक्षदर्शी का विवरण, कोई फोटो या कोई अभिलेख, या कभी कभी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करके कोई आंकड़े अगर जुटाए गए हैं, तो ये सब क्या होगा? प्राथमिक स्रोत में आएंगे ये। कई बार अगर किसी सभा की अगर कार्रवाई हो रही है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो वो रिकॉर्ड भी प्राथमिक स्रोत के रूप में ही कंसिडर करेंगे हम। ये जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये सजीव और निर्जीव दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है इतिहास दर्शन की दृष्टि से। सजीव कौन से होंगे? जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष लेखन, जैसे आंखों देखा हाल है, आत्मकथा है, डायरी है, जिसमें वो सजीव वर्णन कर रहा है, पत्र है, ये सब काय में आएंगे? ये सजीव में आएंगे, यानी कि सजीव प्राथमिक स्रोत। और अगर निर्जीव की बात करें तो कुछ भौतिक वस्तुएं होती है, उन्हें हम निर्जीव साहित्यिक स्रोत के रूप में या निर्जीव प्राथमिक साहित्यिक स्रोत के रूप में देखते हैं। इसमें आपके कुछ जैसे कोई लेख है जिसका सजीवता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो आंखों देखा हाल नहीं है, कोई आत्मकथा डायरी इस टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेख के रूप में है, अभिलेख के रूप में, साहित्य के रूप में है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वो निर्जीव साहित्य है या भौतिक साहित्य। कुछ प्राथमिक स्रोत को हम देखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं।
तो पहला इसमें आता है समकालीन अभिलेख। साहित्यिक स्रोत को अगर हम देखेंगे, साहित्यिक स्रोत में पहला आता है समकालीन अभिलेख। समकालीन, क्या होता है समकालीन अभिलेख? जैसे किसी शासक ने कोई आदेश दिया या कोई नियुक्ति पत्र दिया या कोई दान पत्र दिया, तो जो सामंत या इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, इनके लिए कोई आदेश जारी किया गया शासक की तरफ से, ये सब क्या है? ये समकालीन अभिलेख है। ये उस समय की व्यवस्था के लिए कोई आदेश दिया गया है, तो क्या अगर लिखित में है तो वो अपने आप में एक समकालीन अभिलेख हो गया। इसे हम प्राथमिक स्रोत के रूप में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये उस समय का है और लिखित में है, तो ये क्या हो गया? लिखित में है तो अभिलेख हो गया, साहित्यिक टाइप का हो गया। अभिलेख है, उस समय का है तो समकालीन है। उस समय की व्यवस्था के बारे में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किसी ने आदेश दिया तो क्या दिया, कोई नियुक्ति पत्र दिया है, किसे कहाँ नियुक्त किया गया है, क्या आदेश दिया गया है। किसी ने अगर जैसे कोई कुछ दान दिया है ज़मीन वगैरह, तो उसका प्रमाण पत्र रहता है कि इस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए भूमि दान दी जाती है या ये जागीर दान दी जाती है। तो ये समकालीन अभिलेख हो गए। दूसरा होता है आत्मकथा। आत्मकथा या संस्मरण हम एक ही में लेते हैं। आत्मकथा या संस्मरण, कई बार व्यक्ति अपनी पूरी आत्मकथा लिखता है, कई बार क्या है कि वो अपने जीवन के कुछ हिस्सों का वर्णन करता है। तो जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी पद पर काम कर रहा है, या कोई शासक है, या कोई सामंत है, या कोई प्रतिनिधि है, सेनापति है, इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो जब उनका एक समय बाद वो काम नहीं करते, रिटायर हो जाते हैं, तो जब वो फ्री टाइम होता है, फुर्सत में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना उन्होंने जो जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त करी है, जो उनके जीवन का जो अनुभव है, या कोई ऐसी घटनाएं हैं जो वो चाहते हैं कि आगे आने वाले लोगों को इसके बारे में पता चले, तो वो संस्मरण के रूप में, या अगर अपने पूरे जीवन का वृत्तांत लिख रहे हैं तो उसको आत्मकथा के रूप में लिखते हैं। तो इसे भी हम प्राथमिक साहित्यिक स्रोत के रूप में देखेंगे, आत्मकथा को भी और इस संस्मरण को भी। तीसरा है व्यक्तिगत लेख। व्यक्तिगत लेख क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने निजी अनुभव का संकलन करता है। जैसे अगर कोई यात्रा वृत्तांत है या कि कोई डायरी लिखी है, आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा तो हेनसांग फाइयान, ये चीनी यात्री आए थे, और इनके जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, वो आज भी ऐतिहासिक शोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो तीसरा क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत लेख। ये भी प्राथमिक स्रोत में आएंगे, प्राथमिक साहित्यिक स्रोत। अगला है साहित्य। तो तत्कालीन साहित्य, जैसे कहा कथा कहानियाँ वगैरह, काव्य सृजन वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि समाज की व्यवस्था और रीति रिवाजों का विवरण मिलता है। जैसे पुराण वगैरह आप पढ़ोगे तो गुप्त काल, मौर्य काल, इनके बारे में आपको उसमें जानकारी मिलती है, पुराणों में भी। तो ये क्या है? वो समकालीन साहित्य है एक तरह से। तो साहित्य में भी उस समय के समाज की व्यवस्थाओं का हमें पूरी जानकारी मिलती है, रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चौथा है साहित्य। साहित्य के अलावा है लोकगीत। लोकगीत, इसे भी हम प्राथमिक स्रोत मानते हैं। लोकगीत कैसे? जैसे अगर आप बुंदेलखंड से अगर हो या मध्य प्रदेश से हो, तो आपने अलाउद्दौला की कथा सुनी होगी। उत्तर प्रदेश में भी चलती है अलाउद्दौला की कथा। राजस्थान से अगर हो तो आपने रामदेव जी या तेजा जी की कथा सुनी होगी, या गोरा बादल की कथा सुनी होगी जो चित्तौड़ के थे। इनमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की शौर्य गाथा होती ज़्यादातर, और ये लोकगीतों के रूप में लोग गाते हैं, आज भी गाते हैं। अलाउद्दौला की कथा आज भी गाई जाती है, रामदेव जी तेजा जी की कथाएं सुनाई जाती है, मंचन होता है इनका तो बाकायदा, गोरा बादल की कथाएं सुनाई जाती है। तो ये क्या है? लोकगीत है। और ये उस समय के अगर किसी व्यक्ति की शौर्य गाथा है, तो स्वाभाविक बात है कि खाली एक व्यक्ति का गुणगान तो हो नहीं रहा है, उसके कार्यों का ही गुणगान होगा कि इसने क्या किया है, कैसे कोई युद्ध लड़ा है, या कोई सामाजिक कार्य अगर किसी ने किया है, जैसे रामदेव तेजा जी
ये बड़े समाज सेवक, समाज सुधारक टाइप व्यक्ति थे, इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो लोकगीत भी प्राथमिक स्रोत के रूप में आता है। एक इतिहासकार हुए मार्विक, जिनको हमने पीछे पढ़ा भी है, उनका मानना है कि प्राथमिक स्रोत को ऐतिहासिक शोध के लिए, जो मार्विक है वो प्राथमिक स्रोत को ऐतिहासिक शोध के लिए कच्चे माल की तरह मानते हैं। यानी कि जिस तरह से कच्चा माल होता है और उससे हम कुछ बनाते हैं कच्ची सामग्री से, जैसे मान लो ईंट पत्थर रेत सीमेंट से हम मकान बनाते हैं, तो ईंट पत्थर क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, उससे हमने क्या बनाया, एक मकान बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली। इसी तरह से साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, प्राथमिक स्रोत, वो ऐतिहासिक शोध या इतिहास लेखन में कच्चे माल की तरह होते हैं। उसे इतिहासकार शोध करता है और फिर इतिहास लेखन करता है। द्वितीयक स्रोत की अगर बात करें, ये सब प्राथमिक स्रोत थे। द्वितीयक द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक साहित्यिक स्रोत। द्वितीयक साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो जनरली प्राथमिक स्रोत की सहायता से लिखे जाते हैं और सामान्यतः उन व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखे जाते हैं ज़्यादातर। उसमें हमने देखा है कि वो किसी व्यक्ति द्वारा खुद लिखे गए, जिसने आंखों देखा, वृत्तांत को अपनी आंखों से देखा है या उस घटना के समय वहां पर उपस्थित रहा, उस व्यक्ति द्वारा प्राथमिक स्रोत लिखे गए। द्वितीयक स्रोत जिस व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता है। वो प्राथमिक स्रोत को या तो पढ़ता है या किसी से उस घटना के बारे में सुनता है या कोई रिपोर्ट वगैरह पढ़ता है, कोई लेख पढ़ा है उसने, या अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा है तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करके जो चीज़ें तैयार करते, जो साहित्य तैयार करते, उन्हें हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। द्वितीयक स्रोत की समस्या ये रहती है कि वो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होते, उनमें हस्तक्षेप की संभावना रहती है। यानी कि जो व्यक्ति वापस उसको लिख रहा है वो अपने हिसाब से उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ कर सकता है। प्राथमिक स्रोत की अगर बात करें तो वो जब घटना हुई है तभी लिखा गया है, तो वो तात्कालिक होते, उसी समय के होते और वास्तविक भी होते हैं। लेकिन द्वितीयक स्रोत में ये एक कमी है कि जब घटना हुई है उसके बाद जब लिखा गया उसके बीच में एक समय अंतराल हो जाता है और उसको लिखने वाला भी व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि उस व्यक्ति द्वारा निजी विचार या कुछ हस्तक्षेप उसमें इंक्लूड रहेगा, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ की संभावना रहेगी। तो द्वितीयक स्रोत को पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना गया है, लेकिन इतिहास के शोध में सहायक जरूर होते हैं, उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और कई बार द्वितीयक स्रोत की सहायता से हमें प्राथमिक स्रोत की जानकारी मिलती है। प्राथमिक स्रोत का अगर हमें पुष्टि करनी है तो द्वितीयक स्रोत सहायक होते हैं। इसके अलावा आता है तृतीयक स्रोत। अब तृतीयक स्रोत में क्या आएगा, तो तृतीयक स्रोत में जो स्रोत आते हैं या जो साहित्यिक सामग्री आती है, तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करने के लिए जिन सूचनाओं और स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहेंगे, तृतीयक साहित्यिक स्रोत। ये एक प्रकार से यूं मान लीजिए कि जो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत है उसमें सहयोगी या सपोर्टिव स्रोत होते हैं, उनका समर्थन करने के लिए या उनको वेरीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रंथ सूची। क्या होती है ग्रंथ सूची, जैसे आपने मान लो कोई पुस्तक पढ़ी है तो उसमें स्टार्टिंग में रहता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या है, और उस किताब के पीछे ये लिखा हुआ होता है कि इस किताब को संकलित करने में किन किन ग्रंथों की सहायता ली गई है। तो उस किताब के पीछे जो ग्रंथों की सूची दी जाती है उसे कहा जाता है ग्रंथ सूची। और जो ग्रंथ सूची की सूची होती है, मतलब जिसको इंग्लिश में कहेंगे बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ग्रंथ सूची को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ये शब्दावली इतिहास में पूछी भी गई है कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, तो एक तरह से ग्रंथ सूची होती है। उसमें यह रहता है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने पुस्तक है, इस पुस्तक को संकलित करने के लिए किन किन अन्य पुस्तकों की या ग्रंथों की या स्रोत की सहायता ली गई है, उसका विवरण, उसकी एक सूची दी होती है, उसे कहा जाता है बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची। इसके अलावा जैसे पंचांग और कैलेंडर होते हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार से वार्षिकी होती है कि इस साल कौन सा त्यौहार कब आया है, कौन सा उत्सव कब मनाया गया, कैसे मनाया गया, वगैरह वगैरह। ये मतलब कौन सा त्यौहार है, ये तो पंचांग कैलेंडर में रहता है। और जब अगर कोई व्यक्ति उनको लिख रहा है अलग से बाद में,
तो वो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखता है कि ये त्यौहार मनाया गया है, इसमें ये किया गया है। तो हमें पंचांग से क्या पता चलता है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है। इससे हम उस घटना का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कब हुई होगी। इसके अलावा जैसे पंचांग कैलेंडर में क्या रहता है, तिथि, वार, मुहूर्त, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी एक तरह से प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत को पुष्टि करने के लिए एक सहयोगी स्रोत मान सकते हैं, इसलिए इनको तृतीयक साहित्यिक स्रोत कहेंगे। साहित्यिक स्रोत को प्रयोग करते समय इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने इनका संकलन किया है, जिसने लिखा है, उसका लिखने का उद्देश्य क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है, क्यों लिखा है उसने। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना कि अबुल फजल ने अकबर का की प्रशंसा करी है, बर्नी ने धार्मिक पक्षपात के साथ अपना लेखन लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने लिखा है, चाहे वो प्राथमिक स्रोत हो या द्वितीयक हो, कोई सा भी हो, हमें ये ध्यान रखना है कि जिसने लिखा है उसकी मन स्थिति क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसने किस उद्देश्य से लिखा है। अगर ये लिखा है तो किसी कारण से लिखा होगा, किसी राजा को खुश करने के लिए लिखा है, या अपनी रुचि से लिखा है, उसकी हॉबी रही होगी लिखने की, या वो इतिहासकार था या यात्री था, कुछ तो उसका कारण रहा होगा। तो इन चीज़ों को हमें जानना होगा कि उसने आखिर ये क्यों लिखा है। मतलब ये है कि साहित्यिक स्रोत को आंख बंद करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, और खासकर द्वितीयक साहित्यिक स्रोत को, उसको अन्य स्रोत जितना संभव हो सके, या अगर कोई उसका मूल स्रोत अगर हमें पता है तो उससे उसका सत्यापन अवश्य कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हस्तक्षेप की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और प्राथमिक स्रोत भी है तो उसे सीधा विश्वास करने के लिए करने से थोड़ा बचना चाहिए। उसमें जहाँ तक संभव हो सके उसे अन्य स्रोत से उसका सत्यापन या पुष्टि कर लेनी चाहिए। तो ये थे साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा आता है दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, जो प्राचीन अभिलेख, स्मारक, सिक्के, ये सब काय में आएंगे, पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। इन्हें सबको पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखेंगे। और इनमें परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई महल बना हुआ है, अब उसमें क्या परिवर्तन करोगे आप? कोई अगर सिक्के बने हुए हैं तो उसमें आप क्या परिवर्तन करोगे? तो उसमें परिवर्तन की संभावना बहुत कम रहती है। और एक इतिहासकार हुए कलिंगवुड, उन्होंने इसीलिए एक बात कही है, इनमें परिवर्तन की संभावना कम रहती है इसीलिए कि साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा जो पुरातात्विक स्रोत है वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ये किसने माना है? कलिंगवुड ने। क्या माना है? कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं इसकी अपेक्षा जो पुरातात्विक स्रोत है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। तो हमारा दूसरा है पुरातात्विक स्रोत में या ऐतिहासिक स्रोत में। ऐतिहासिक स्रोत में पहला था साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। तो हम पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। इसमें आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। 1861 में इसकी भारतीय पुरातत्व या पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में स्थापित हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया 1891। एटीन 91 में जब स्थापित हुआ था तब इसको इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहते थे और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। अभी तो ये दिल्ली में है, लेकिन जब स्थापित हुआ था तब ये कोलकाता में हुआ था और इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से हुआ था, और अब इसको बोलते हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। पुरातात्विक स्रोत में मेनली स्मारक, पुरातात्विक लेख, मुद्राएं, ऐसी चीज़ें शामिल की जाती है। तो अगर इसमें पुरातात्विक स्रोत में अगर देखें स्मारक, तो स्मारक में क्या आएगा? प्राचीन भवन, महल वगैरह, मंदिर, स्तूप, मूर्तियाँ, स्तंभ, कोई तोरण, गुफा, ये सब काय में आएंगे? स्मारक में।
इसके अलावा आता है पुरातात्विक लेख। पुरातात्विक लेख, पुरातात्विक लेख और साहित्य अलग अलग चीज़ें हैं। पुरातात्विक लेख में जैसे स्तंभ लेख हुआ, कोई शिलालेख हुआ, ताम्रपत्र हुआ, किसी मूर्ति पे कुछ लिखा हुआ है, किसी गुफा में कोई गुहा लेख है, या कोई कीर्ति स्तंभ है, जैसे कोई विजय स्तंभ है, आपने चित्तौड़ वगैरह में देखा होगा, प्रसिद्ध विजय स्तंभ है। कोई प्रशस्ति लेख है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। तो ये क्या है? ये पुरातात्विक लेख है। इसके अलावा आता है मुद्राएं। मुद्राओं में क्या रहता है कि जो शासक जारी करता है, ज़्यादातर मुद्राओं पे उनकी उपाधियाँ लिखी रहती हैं। ये किस शासक ने जारी करी है, इसकी उपाधि क्या है। जैसे आपने गुप्त काल में देखा हो ना, राजाधिराज, महाराज, इस तरह से उपाधियाँ मिलती है। इसके अलावा उनमें शासकों की अभिरुचि के बारे में जानकारी मिलती है कि कोई वीणा वादन कर रहा है तो यह संगीत प्रेमी है, इस तरह से। इसके अलावा जिस क्षेत्र में वो मुद्राएं मिलती है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि इस शासक का ये इतना राज्य क्षेत्र रहा होगा। कई सारे सिक्कों पे, जैसे अगर गुप्त काल के बाद के अगर सिक्के देखें तो उनमें तिथियां भी लिखी रहती है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शासक किस काल में रहा होगा, किस समय में रहा होगा। उसकी अगर कोई उपलब्धि है, जैसे आपने गुप्त काल में देखा होगा शकारी, या अगर आपने किसी ने देखा होगा कि वातापी कोंड, दक्षिणापद स्वामी, उत्तरापद स्वामी, इस तरह की, तो इनकी उपलब्धियों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो सिक्के जारी होते हैं तो वो किसी न किसी धातु के होते हैं, कागज के तो नोट थे नहीं, तो उन धातुओं से उसमें उनकी शुद्धता कितनी है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक संपन्नता कैसी रही होगी। तो ये भी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई युद्ध हुआ है और एक राजा युद्ध में हारा और दूसरा जीता है, तो जो पुराना शासक होता है उसी के सिक्कों पर मोहर द्वारा या पंचमार्क द्वारा नए शासक का लेख उस पर लिखा रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस राजा को हराकर इस शासक ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया है, तो उसके पुराने सिक्कों पर ही अपने नई मोहर लगाकर नए उसी सिक्कों को वापस जारी कर देते थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो इस युद्ध में इसका परिणाम क्या था। तो ये था हमारा ऐतिहासिक स्रोत। अब इनमें कुछ शब्दावलियाँ है जो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पेलियोग्राफी। तो पेलियोग्राफी में क्या होता है कि पांडुलिपियाँ, हस्तलिपियाँ और जो प्राचीन लेख है उनको जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहेंगे? पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी। इसमें पांडुलिपियाँ, हस्तलिपियों, इनका अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव विज्ञान भी कहते हैं, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। तो एंथ्रोपोलॉजी भी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान। अगला है आर्कियोलॉजी, जो प्राचीन स्थलों और स्मारकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपने नाम सुना ही होगा, अभी हमने नाम देखा। तो आर्कियोलॉजी में प्राचीन स्थलों और स्मारकों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी के अलावा एक होता है एपिग्राफी, जिसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। एपी, शिलालेखों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। और जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक, इसमें सिक्कों का अध्ययन करते हैं। एक होता है जीवाश्म की, पेलियोंटोलॉजी, प्राचीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं जीवाश्म, उनके अध्ययन को कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। तो ये थी हमारी ऐतिहासिक स्रोत की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।